अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। ICIJ ने पनामा के बाद पंडोरा पेपर्स जारी कर दिए हैं। पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद फाइल्स के लीक्ड डेटाबेस पर मुश्तमिल है। 117 ममालिक के 150 मीडिया हाउसेस के 600 रिपोर्टर्स ने तहकीकात में हिस्सा लिया। 1996 से 2020 तक यानी 24 साल के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया है, जिसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम हैं। ICIJ की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के करीबी हल्के के अरकान की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं, लेकिन इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनी के हवाले से दस्तावेज़ात नहीं मिली हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और उनके ख़ानदान के अरकान की 4 ऑफशोर कंपनीज़ हैं। सेनेटर फैसल वाडा, वफाकी वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार और मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर इसहाक डार के बेटे की ऑफशोर कंपनीज़ भी पंडोरा पेपर्स में सामने आई हैं, जिस पर वज़ीर ख़जाना ने वजाहत दी है कि सिल्क बैंक की फ़ंड रेजिंग के लिए कंपनीज खोली थी। इसके लिए स्टेट बैंक से इजाज़त भी ली गई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान ने कहा कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। कंपनी गुज़िश्ता 15 साल से FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है। पंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानी सियासतदानों, साबिक़ फ़ौजी अफसरान और उनके अहल खाना समेत दर्जनों पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज़ की मालूमात सामने आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया है। अब इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे अशतर औसाफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं। उनसे इस मामले पर बात करेंगे कि ऑफशोर कंपनीज़, एक दफ़ा पहले पनामा का हंगामा हो चुका है और अब पंडोरा पेपर्स सामने आए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और बहुत से लोग जिन्होंने बताया कि ऑफशोर कंपनीज़ हैं लेकिन वो डिक्लेयर्ड हैं, उनके लिए क्या सिलसिला है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया और कह दिया है कि तहकीकात होंगी इस पर, अब आगे सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा। अपोजिशन की तरफ से अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो पंडोरा पेपर्स हैं इन्होंने यकीनन शायद उस तरह की हलचल नहीं मचाई है जिस तरह की हलचल पहले पनामा पेपर्स के बाद हमने देखी थी। सिचुएशन अब क्या रहेगी, कंपनी के नाम सामने आने के बाद किस तरह की सिचुएशन होगी, कुछ अहम खबरें भी मेरे पास इस वक्त मुझे मौसूल हो रही हैं। अब्बास शब्बीर से इसकी मैं डिटेल्स लूँगी, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ही पंडोरा पेपर से मुताल्लिक जो अहम इजलास, इसमें वज़ीर आज़म की वज़ीर क़ानून को तहकीकाती सेल के TORs बनाने की हिदायत सामने आ रही है। FIA है, FBR है और NAB तहकीकाती सेल की मुआवनत करेंगे। कंपनीज़ के कानूनी होने या फिर ना होने की तहकीकात की जाएंगी। असासे डिक्लेयर ना हुए तो FBR तहकीकात करेगा। बड़े इंपॉर्टेंट ख़बरें सामने आ रही हैं इस इजलास के हवाले से। इजलास में फ़ैसला तहकीकाती सेल मखसूस वक्त में काम करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। वज़ीर आज़म इस रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के अहकामात जारी करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पंडोरा पेपर्स के हवाले से आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि तहकीकात होंगी और अब TORs बनाने के अहकामात वज़ीर आज़म की जानिब से दे दिए गए हैं। इसमें जो इदारे हैं उनके बारे में भी बता दिया गया है कि कौन कौन से इदारे हैं जो इस पूरी तहकीकात में मुआवनत करेंगे इस टीम की, एंड देन अगर असासे डिक्लेयर होते हैं या नहीं होते उसके बाद किस तरह से तहकीकात और कार्रवाई आगे बढ़ेगी, वो भी वज़ीर आज़म ने आज के इजलास में बता दिया है, अहम तरीन इजलास में। एंड देन अगर डिक्लेयर नहीं होते तो फिर उसके बाद सज़ा और जज़ा का क्या तयन होगा, किस तरह से आगे मज़ीद तहकीकात होंगी, ये भी वज़ीर आज़म साहब ने आज के इस इजलास में बता दिया है। इम्पॉर्टेंट ये जो पंडोरा पेपर्स हैं इसके ऊपर अब्बास शब्बीर मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, सबसे पहले तो ये TORs के हवाले से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस हवाले से आ रही है, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है TORs बनाने के लिए। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को तहकीकाती सेल के TORs बनाने की हिदायत की है। ये भी कहा है कि FIA, FBR और NAB तहकीकाती सेल की मुआवनत करेंगे। कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात की जाएंगी। असासे डिक्लेयर ना होंगे तो FBR तहकीकात करेगी। ये इजलास में फैसला किया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि तहकीकाती सेल मखसूस वक्त में काम करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा और वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के अहकामात जारी करेंगे। तो एक अहम डेवलपमेंट है पंडोरा पेपर्स के मामले पर। आज वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं के साथ एक अहम बैठक हुई है जिसमें वज़ीर कानून को आला सतह की तहकीकाती सेल के TORs बनाने की हिदायत दी गई है और साथ साथ FIA, FBR और NAB भी तहकीकाती सेल की मुआवनत करेंगे। ठीक है, अब्बास शब्बीर साथ ही मौजूद रहेगा। इंपॉर्टेंट क्योंकि डेवलपमेंट है ये, जब पंडोरा पेपर्स सामने आए हैं उसके बाद वज़ीर आज़म उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव इस मामले में हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म के बहुत से हुकूमत के लोग हैं जिनके नाम इस
तहकीकाती जो रिपोर्ट है इसमें सामने आई है, और उसके बाद वज़ीर आज़म का ये ऐलान भी बड़ा खुश आइंदा है कि इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होंगी, और न सिर्फ तहकीकात होंगी बल्कि अहम इदारों को भी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो भी इस पूरी तहकीकात में मुआवनत करेंगे। एंड मुआवनत के बाद अगर असासे डिक्लेयर नहीं होते हैं और नाम आ गए हैं, वो कंपनी सामने आ गई हैं, तो फिर उस पर भी फर्दर कार्रवाई होगी। अब्बास शब्बीर, इस मीटिंग में, इस अहम तरीन मीटिंग में कौन कौन शामिल था? देखिए, पार्टी की सीनियर क़यादत शामिल थी, वज़ीर इत्तलात थे, वज़ारत कानून की तरफ से नुमाइंदगी थी, और पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं जो कि तर्जुमान भी समझे जाते हैं और तर्जुमान भी होते हैं, उनको वज़ीर आज़म ने आज बुला रहा था स्पेशली कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मौज़ूआत होनी चाहिए और किस लाइन के ऊपर बात करनी है, जिसमें इस इजलास में ये फैसला किया गया कि वज़ीर कानून को आला सतही तहकीकात जो सेल है उसके TORs बनाए जाएं, ताकि TORs बनेंगे तो उसके बाद चीजें मजीद सामने आएंगी। साथ ये वाजे कर चुके हैं कि कोई भी बच नहीं सकेगा कानून से, अगर कोई इसमें पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये एक अहम बैठक थी और इसमें अहम फैसले हुए हैं कि FIA, FBR और NAB भी तहकीकाती सेल की मामलत करेंगे और TOR जल्द अज जल्द बनाने की हिदायत भी की गई है। इससे पहले पैनामा पेपर्स में जिनके नाम सामने आए थे, इमरान खान साहब पहले इस्तीफे मांगा करते थे, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ तहकीकात के हवाले से ही बात सामने आई है। अनवर मंसूर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का। सर, ये ऑफशोर कंपनी का नाम आते ही ना लोग कहते हैं कि करप्शन का पैसा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। ऑफशोर कंपनी रखने के कई मकासद होते हैं। और एक और कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दीजिएगा सर कि क्या पाकिस्तानियों का ऑफशोर कंपनीज रखना सर ये गैर कानूनी अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बिल्कुल सही कह रही हैं आपके। ऑफशोर कंपनी जो है उसके मकासद एक से ज्यादा होते हैं। पैसे के इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह से वो पैसा मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सब चीजें होती हैं। इन्वेस्टमेंट एक लीगल प्रोसेस है और ऑफशोर कंपनी बाहर रखना एक लीगल प्रोसेस के जरिए है। जो इशू है वो ये नहीं है कि ऑफशोर कंपनी रखी हुई है, इशू ये है कि क्या वो पैसा पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर तो नहीं गया है। इशू ये है कि वो पैसा अगर पाकिस्तान से बाहर गया है तो क्या वो टैक्स रिटर्न में जमा डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फर्ज करें कि एक शख्स बाहर काम करता है और उसकी सैलरी बाहर मिल रही है और वो अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करता है मुख्तलिफ जगहों पर, तो उस सूरत में वो एक लीगल प्रोसेस कर रहा है। अब अगर वो कहीं फर्ज करें अमेरिका में काम करता है, अमेरिका में जाकर उसने एक प्रोसेस जमा करा दिया, अगर वो वहां पर डिक्लेयर नहीं करता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो ये मुख्तलिफ पहलू हैं इसके जो कि बड़े जरूरी हैं और किसी न किसी तौर पर इनको देखना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर ये सब चीजें नजर आएंगी। सही, मगर ये कहना सही सर, आप कह रहे हैं ऑफशोर कंपनीज रखना जो है वो जुर्म नहीं है, पैसा देखना चाहिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया है या किस तरह से आया है। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। अशतर औसाफ साहब भी मुझे कहें। अशतर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। वजीर आजम ने पंडोरा पेपर्स में जिनके नाम हैं उनके खिलाफ सर तहकीकात का ऐलान किया है। अब पैनामा पेपर्स में भी सर बड़े पैमाने पर तफ्तीश नहीं हो सकती थी, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ तहकीकात करवाना ये आसान काम होगा? अशर साहब, पंडोरा पेपर्स ये जो कुछ सेल बनाया जा रहा है, मुझे तो लगता है पंडोरा बॉक्स को बंद करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं और वो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको क्लीन चिट दी जा सके। मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी सारा सिलसिला बनाया जाएगा कि जिस तरह शुगर स्कैंडल के ऊपर कमीशन बनाया गया, जिस तरह वीट स्कैंडल के ऊपर कमीशन बनाया गया, जिस तरीके से रिंग रोड के मामले को कवर किया गया, जिस तरीके से जो BRT जो बस का पेशावर में है उसका मामला ख़त्म किया गया, जिस तरह हेलीकॉप्टर का मामला के इस्तेमाल का मामला ख़त्म किया गया, जिस तरीके से गैर कानूनी भर्तियों का काम ख़त्म किया गया, ये सारे के सारे मामला पिछले हम 3 बरसों में देख रहे हैं, इन सब को कवर अप किया जा रहा है। सो मुझे कोई शक नहीं है, कोई इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई विल है ऐसी कि जिस तरीके से इन मामलात को आगे लेके जाया जाए।
सर और नैब रिकॉर्ड के क्या बारे बताता है में हमें? वजीर आजम साहब रिकॉर्ड ये कहते हैं कि बताता है आज़ाद इदारा है कि सर, जो पानामा FIA को शामिल किया जा रहा है, FBR को शामिल किया जा रहा है, नैब को शामिल किया जा रहा है जो इस टीम की मुआवनत करेंगे। और आपको लगता है सर कि ये इस पेंडोरा पेपर्स को बंद करने के लिए किया जा रहा है सर? आप मुझे बताइए कि चेयरमैन नैब कितने चेंज हुए हैं? क्या इस चेयरमैन FBR कितने चेंज हो चुके हैं? आपको इल्म है ना? 7। और जितनी भी मामलात हैं FIA में, FIA के जो DG थे उनको किस तरीके से जबरी छुट्टी पे भेज दिया गया था, ये भी आपके सामने है। और जिस तरीके से नैब के अंदर अभी तक इन्होंने ये फैसला नहीं किया कि चेयरमैन नैब का क्या होगा, और कानून में लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब की जो है वो दोबारा तकर्री नहीं हो सकती, उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर वन टाइम ओनली। मुझे बताइए कि एक ऐसा इदारा जिसके जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनको सिक्योरिटी सर्विस ना हो, वो क्या एक खुद मुख्तार इदारा हो सकता है? कोई इस तरफ तो देख ही नहीं रहा। असल बात तो ये है कि शोर गोगा बहुत है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो नहीं होती। सही सही। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब साथ आप मौजूद थे। आपकी राय ये कि ये जो सेल बनाया गया है, ये सेल इस पेंडोरा बॉक्स की जो पेपर्स की तहकीकात हैं उसको बंद करने के लिए बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर साहब, साथ मौजूद थे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाजरीन, अब इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। कराची की सियासत का बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया उन्होंने, लिखा कि अल्लाह ताला इमरान खान और PTI का हामी और नासिर हो। आमिर लियाकत हुसैन ने नाज़रीन 1 साल पहले भी कराची के मसाइल हल ना होने पर कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़े का ऐलान किया था, लेकिन फिर वज़ीर आज़म ने उन्हें मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई थी। अब ऐसा क्या हुआ है कि एक बार फिर इस्तीफ़े का ऐलान उनकी जानिब से किया गया है? ये मैं आपको साथ साथ उनका ट्वीट भी दिखा रही हूँ। आमिर लियाकत हुसैन साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर चुके हैं, स्टूडियो में ही साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? नहीं, खैरियत से नहीं। डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये अचानक आपका ट्वीट आ गया और पता चला कि जी आपने रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है? जी, बस आपके प्रोग्राम में आने से पहले 2 इस्तीफ़े और हैं। अब्दुल शकूर शाह साहब अब वो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और एक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के रुकन है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता, वो भी अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो 3 अरकान हो जाएंगे मुस्ताफ़ी। यहाँ तक नौबत कैसे आ गई? मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नौबत जाएगी, काफ़ी आगे तक जाएगी। पिस्टल भी आपने वैसे लगाई अपने ट्वीट पर? पिस्टल मेरा काम नहीं था, मैं कलम का आदमी था, दोस्तों ने मुझे बंदूक थमा दी। मैं असल में वजह आपको इसलिए पूरी नहीं बता सकता कि वजह इतनी ख़तरनाक है कि अगर मैं बताऊं तो पूरा पाकिस्तान दहल कर रह जाएगा। तो मैं मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो वजह बताना नहीं चाहता कि वजह क्या है, डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसी वजह है कि पूरा पाकिस्तान दहल कर रह जाए। तो डॉक्टर साहब, ये मैं बहुत चुने हुए जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप अवामी शख्सियत हैं, लोग जानना चाहते हैं। आप खुद देख रहे होंगे एक ट्रेंड सेट हो गया, लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उर्दू का एक बहुत अदना तालिब इल्म हूँ। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं बता दूँ तो पाकिस्तान दहल कर रह जाए, ये दहल कर रह जाने वाला लफ्ज़ बहुत समझदारी के साथ मैं अदा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। आप उर्दू का जिक्र कर रहे हैं, मामला कराची वालों का लगता है डॉक्टर साहब। देखिए, कराची को तो तबाह कर दिया जिन्होंने भी करना था। कराची के अंदर ग्रुप्स बनाकर, कराची क्या है? कराची में PTI का सदर हज़ारेवाल का है, सेक्रेटरी जनरल पख्तून है। तो पंजाबी पख्तून इतिहास से तो लड़े थे, महाजिर जो थे, यही तो हुआ था। तो महाजिर तो कहीं भी नहीं, अभी महाजिर कहीं पर भी नज़र नहीं आता। महाजिर एक कौम का नाम है जी, और महाजिर का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी बन गए। महाजिर हिजरत करके जहाँ पर आता है वहाँ से जाता नहीं है, वो उसकी जगह होती है, और महाजिर कौम को कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के बाद दोबारा मदीने ना जाते, और मदीने जाके भी महाजिर ना कहलाते। मदीने जाकर पहला खलीफा भी महाजिर रहा, और आपको याद होगा खिलाफत और मसला अंसारियों और महाजरों का था। तो महाजिर एक कौम है, कौम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें आप पेंडोरा बॉक्स का भी जिक्र कर रही थी। जो पेंडोरा बॉक्स में से निकले हैं वो वज़ीर हैं, वो मुशीर हैं, वो पाकिस्तान चला रहे हैं, और जो अपना घर बेच दें। मैंने अपने 10 करोड़ रुपए का मेरा घर, उसके लिए मैंने 2 करोड़ रुपए कर्जा मांगा था अपने बच्चे को लंदन फीस भेजने के लिए। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे 1 साल से कर्जा नहीं दिया नेशनल बैंक ने। 1 साल से मेरी प्रॉपर्टी रखकर मुझे कर्जा नहीं दिया,
किसके कहने पर? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर मैंने इस्तीफा इन बुनियादों पर नहीं दिया। किसके कहने पर? जो भी होगा, मैं मगर इन बुनियादों पर नहीं दिया। ये तो मेरे साथ दर्द चल रहा है, ये दर्द तो मेरे साथ बहुत पहले से चल रहा है। आपकी पार्टी के लोग ही? मैंने कहा ये दर्द तो मेरे साथ बहुत पहले से चल रहा है, बहुत सारे दर्द हैं। मतलब ये कि कराची में नज़रअंदाज किया जाना, ना पूछना, ना बुलाना जी। उस आदमी को जो कराची में आप बोलें तो 25 दिन के अंदर कराची को पलट के रख दूं, बताएं क्या करना है? मतलब मैं जानता हूँ ना, मैं आखिरी वक्त में 22 अगस्त में ही था ना, मैं ही चला रहा था ना, लंदन तो नहीं चला रहा था, मैं चला रहा था। 22 अगस्त को क्या था कराची में? आपने उस शख्स को उठाकर फेंक दिया कहीं से। वो इस काबिल भी नहीं है कि आपका तर्जुमान बन सके। नदीम अफजल चंद बनेगा? मतलब वो कौन है? कहाँ से लाए आप उसको, जिसने फारूक सत्तार को शिकस्त दी 32,000 वोटों से? जी। एक ने शिकस्त दी, वो सदर बन गया। एक ने शिकस्त दी, वो चिराग बन गया। मतलब ये कि चे से जो भी बन सकता है। मकसद कहने का ये कि आपने उसके साथ क्या किया वो छोड़ दें। इस्तीफे की वजह ये है ही नहीं। इस्तीफे की जो वजह है वो वजह इतनी ख़तरनाक है कि मैं पाकिस्तानियों को भी बता नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, आपने इस वजह का जो आप पाकिस्तानियों को नहीं बता सकते, अपनी पार्टी से या वज़ीर आज़म साहब से, उनसे इस बात का इज़हार वक्त नहीं है बात करने का। आपने कोशिश की थी कि उनको ये वजह बता सके? देखिए, मेरी उनसे मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्राम में अर्ज़ किया है कि मेरा उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता है, अदब का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है, और वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता जी। अगर आपको याद हो तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नहीं चलाई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि पीटीआई मेरी आखिरी जमात है जी। मैं आज भी यही कहता हूँ। अगर कोई ये समझता है कि आमिर लियाकत पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में जा रहा है तो वो दोबारा अपनी आंखों का इलाज करा ले। अगर कोई समझता है वो एमके में जा रहा है तो दोबारा अपना इलाज करा ले दिमागी। मैं पीटीआई छोड़ चुका, मैं अब कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ये कि मैं इतना दिल गिरफ्ता, दिल बर्दाश्ता और इतना दुखी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपने रुकनियत से इस्तीफा दिया है या पीटीआई छोड़ चुके हैं? पीटीआई भी छोड़ दिया मैंने। हमने पीटीआई छोड़ दी है। आपके इस्तीफे को कई घंटे गुजर चुके हैं, गालिबन कल आपने ये ट्वीट किया है, और अब तक इस पे कोई रिएक्शन आया? आपसे राब्ता करने की कोशिश की? किसी ने राब्ता करने की कोशिश नहीं? उन लोगों ने राब्ता किया जो इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी है, उन्होंने किया राब्ता। कराची में आप कौन करेगा राब्ता? इमरान इस्माइल? एग्जैक्टली, मैं उन्हीं की तरफ आने वाली थी। इंटरपास गवर्नर या अली जैदी जिनका अपना ग्रुप है, या फैसल वाडा जिनको पेंडोरा बॉक्स में निकले, कौन करेगा राब्ता? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है राब्ता करने। तो ये वजह, ये ग्रुपिंग कराची में बर्बाद कर दिया, पीटीआई को बर्बाद कर दिया है इन सब ने मिलकर। कारकुन की इज्जत नहीं है, कारकुन को इंसाफ हाउस के बाहर घंटों खड़ा रखते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, कारकुन से बात करने को कोई तैयार नहीं है, सब लीडर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ने वजीर आजम से कहा शायद वो भी इस्तीफा दे देंगे, उनको शायद ये कह लीजिए कि थ्रेट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, या कहा जा रहा है कि जी अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दिए जाएंगे कराची के लोगों को। क्या आपसे भी ऐसी कोई आप? नहीं, मुझे टिकट क्या दे, मैं आज़ाद हरा दूंगा, इनको छोड़ दें, क्या बात करिए। मतलब ये मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, क्या ये जिस हल्के से बोले हरा दूंगा इनको आज़ाद, मुझे ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि प्रॉब्लम ये बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो कराची में मुंतखब अराकीन असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली के अराकीन, उनको मशावरत में या उनसे कोई बात की जा रही है या नहीं की जा रही, ये औरों के मसाइल हैं। मेरा मसला ये नहीं है जी। मेरा मसला जो है वो फिर कहूँगा कि मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। अभी मुझे कर्नल आदिल बनाकर इंडिया ने मारा था, ठीक है, मारा था ना, तो मेरी वजह से कम से कम ये मौका तो मिला पाकिस्तान को कि बता सके कि इंडिया झूठा है। मिला ना मौका जी। तो मैं कर्नल आदिल का पुनर्जन्म हूँ, तो मुझसे ना पूछें, अगर मैंने बता दिया तो बड़ी क़यामत आ जाएगी। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा अब लोग वैसे जानना चाहते हैं, 22 करोड़ लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, हर अंदाज में आपसे मोहब्बत करते हैं, कराची का ना भी आपसे मोहब्बत करता है, वो जानना चाहता है आखिर ऐसी क्या वजह बनी यकायक पहले आप खामोश हो गए, फिर आपने इस्तीफ़ा दे दिया, और आज अभी मेरे प्रोग्राम में आप बता रहे हैं कि आपने पीटीआई भी छोड़ दी है। मैंने 1 महीने तक कभी खामोशी इख्तियार, 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने तक मैं खामोश रहा जी, और मैंने ट्वीट तक नहीं किया, मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पे कोई चीज़ नहीं की, मैंने फेसबुक पे कुछ नहीं लिखा। कोई तो वजह होगी ना। मैं 2 महीने से खामोश हूँ, 2 महीने से मैं खामोश बैठा हूँ। मुझ पर एक औरत आकर इल्ज़ाम लगाती है कि ये मेरे शौहर है, उसके लिए मैं कहता हूँ तहकीकात करें, FIA पकड़, मुझे पकड़ें, मुझसे बात करें, मुझसे पूछें कि क्या ये आपकी बीवी है, निगरानामा लेंगे आप, कुछ है नहीं कुछ। मैं कह रहा हूँ कि तहकीकात कराएं, नहीं करा रहे। मैं कह रहा हूँ पकड़ें, नहीं पकड़ रहे। मुझे जाना पड़ा कोर्ट, मुझे कोर्ट जाकर अपील करनी पड़ी। मैंने ब्लास्फेमी का केस किया हुआ है जिस पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो मेरी हुकूमत ने तो नहीं मदद की ना, मुझ पर तो इल्ज़ाम लग गया ना, मुझे तो कह दिया गया ना कि मैं ये तीसरी औरत जो है मेरी बीवी है, मुझे पे तो लगा दिया। मेरे तो घर भी तबाह हो गया, मेरी तो हर चीज़ तबाह हो गई। मैं उस वक्त हुकूमत कहाँ थी, किधर थी? क्या मैं तो कह रहा हूँ मुझे गिरफ्तार करके पूछते ना,
उस लड़की देखिए जो निकाह का दावा करता है वो सिविल कोर्ट में जाता है और कहता है कि ये मेरा शौहर है, सड़कों पे नहीं फिरता वो, और लोग तमाशा नहीं देखते। हुकूमत तमाशा देख रही थी, तमाशा देख रही थी हुकूमत। तो डॉक्टर साहब ये डिफेमेशन होने की वजह से डिफेमेशन तो मैंने किया ना, डिफेमेशन तो मैंने नहीं, जाती मसला है, जाती मसला नहीं है, मसला जो है वो मैं बता नहीं रहा आपको, मैं नहीं बता सकता आपको, वक्त कुछ गुजरेगा आपको वक्त मसला पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा बड़ा मसला हो जाएगा, अभी आग लग जाएगी, पाकिस्तान हिल के रह जाएगा कि ये आमिर लियाकत के साथ हो रहा है, मुहिब वतन के साथ हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या आप ये इशारा दे रहे हैं कि मुहिब वतन के साथ हो रहा है? सोचें, एक मुहिब वतन के साथ कुछ हो रहा है, एक मुहिब वतन के साथ कुछ हो रहा है जिसकी तस्वीर इंडिया ने लगाई और लगा कर फेंका, उस मुहिब वतन के साथ कुछ हो रहा है, अगर वो बता देगा तो क्या होगा? तो डॉक्टर साहब आप ये इशारा तो नहीं दे रहे कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो हो नहीं रहा, बेसिकली वो करवाया जा रहा है? जी हाँ, आपकी पार्टी के लोग करवा रहे हैं? ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि करवाने वाले बड़े लोग हैं। तो डॉक्टर साहब फिर पार्टी क्यों छोड़ी आपने? ये तो पार्टी छोड़ने के रीज़न तो बताएं। क्योंकि मैं पार्टी नहीं कर रहा था ना, पार्टी नहीं कर रहा था, मैं पार्टी में था। अगर पार्टी कर रहा होता तो पार्टी नहीं छोड़ता, पार्टी कर नहीं रहा था मैं। बड़े आसान और सादा लफ्ज़ों में बताइए, मासूम लोग आपको सुन रहे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी है आमिर लियाकत ने पार्टी छोड़ दी है, और ये भी उनके ऊपर सर पे बम ही बन के गिरा होगा, अभी सुन रहे होंगे पार्टी छोड़ दी। पीटीआई छोड़ दी मैंने। कोई रीज़न तो होगा डॉक्टर साहब पार्टी छोड़ने का? रीज़न जो आपने जो मुझे अभी बताया वो तो आपका एक जाती मसला कि आपके ऊपर एक पर्सनल अटैक हो रहा है। रीज़न ऐसा है कि जैसे जिस पे ट्रीजन का केस चले, रीज़न ऐसा है तो इसको छोड़ दिया। मैं ऐसे आपसे कह रहा हूँ कि आपको मैंने लस्ट रीज़न बोल दिया है तो बंदूक भी लगा दी है मैंने डीपी में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा होगा। आपको पिछले साल लवर की जगह मैंने ओवर भी कर दिया है, आपको ये भी अंदाजा हो। लेकिन इमरान खान की इज्जत और इमरान खान का वक़ार और इमरान खान से प्यार आज भी है और हमेशा रहेगा। और यही वाली वो इज्जत और वक़ार, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। इमरान खान से मोहब्बत में मेरी ज़ाती चॉइस थी और ज़ाती मसला है। इमरान खान को मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता और छोड़ूंगा भी नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। एक तो मोहब्बत नहीं छोड़ सकता और छोड़ूंगा भी नहीं, जो हुआ है उसके बाद छोड़ूंगा भी नहीं। ये जहन में रहे, सबके जहन में रहे। फिर बता दें कि हुआ क्या है, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। देखिए मैंने 2 महीने खामोशी इख्तियार की, एक इंतहाई नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल मिजाज आदमी हूँ मैं। लोग समझते मैं नहीं हूँ। अगर वज़ीर आज़म साहब एक बार फिर आपसे रब्ता करते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं, बुशरा भाभी रब्ता करें, कोई भी करे, ये दोनों मेरे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं। ख़ासतौर पर बुशरा भाभी, मतलब जो भी हो, मतलब बुशरा भाभी मेरे लिए इतने एहतराम के काबिल हैं कि माँ का दर्जा रखती हैं। अगर वो भी इस वक्त रब्ता करें तो मैं वापस नहीं लूँगा अपना ये डिसीजन, आप वापस नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब लोग यकीनन अभी भी जानना चाहते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न तो आप उनके सामने रखें। इस वक्त मैं अपने मुल्क को, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ मैं पला बड़ा हूँ और जिसकी जंग मैंने लड़ी है और 22 अगस्त को जिसके लिए मैं खड़ा हुआ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं उसकी खातिर, उस वतन की खातिर मैं वो सच नहीं बोल सकता। अब अभी आपने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या किसी और जमात में जा रहे हैं, तो भाड़ में गई पीपल्स पार्टी और भाड़ में गई एमकेएम। इस सवाल के बाद क्या आपको ऑफर्स हो रही है? पीटीआई में था, पीटीआई के बाद मेरी कोई जमात नहीं है। सही है, तो आपको कहीं से ऑफर्स भी नहीं हो रही? ऑफर हो जाए 10 बार ऑफर हो जाए, भाड़ में गई वो सारी ऑफर्स। आप समा ऑफर कर दे तो यहाँ काम कर लूँगा मैं, बाकी और कोई नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया था, कुछ सुना था 70 लोग उसमें गैर हाजिर भी रहे थे, जुमेरात को वो इजलास बुलाया गया था, आप गए थे उसमें? जी नहीं, मैं वज़ीर आज़म के पास से काफ़ी दिनों से गैर हाजिर। तो वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ तो सबको बुलाया गया था, इमरान खान ने बुलाया था, उनसे मोहब्बत है। बताता हूँ। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? जी। आपसे पहले मुझे काशिफ अब्बासी ने बुलाया था, इससे पहले एक और साहब ने बुलाया था, अभी रात को इमरान रियाज खान ने भी बुलाया है। मैं आपके पास क्यों आया? खाली इसलिए आया कि मुझे आपसे एक मोहब्बत है, एक बहन वाला रिश्ता है, एक प्यार है। मैं आ गया आपके पास, इसलिए आ गया कि अब आप मुझसे जो पूछेंगे मैं बता दूंगा। जी। इमरान खान के पास मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं जाऊंगा तो वो मुझसे कोई पूछेगा मैं बता दूंगा, तो मैं दूर रहता हूँ, इसलिए कि मोहब्बत है, प्यार है, तो मैं दूर रहकर मैं चीज़ों को नहीं बताना चाहता। क्योंकि फिर तो अगर बात पाकिस्तान की है तो फिर तो आप बताएं ना, ताकि इमरान खान ने मुझसे ये कहा, वज़ीर आज़म ने, मेरे प्यारे इमरान खान ने मुझसे कहा कि मैं FIA के ज़रिए मामले की तहकीकात कराता हूँ। भूल गए वो। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं कराची के में जो मरवा का कत्ल हुआ था, 5 साल की बच्ची थी मरवा, उसके 2 मरतबा इज़्ज़त लूटी गई और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। मैंने कहा उसका कातिल जेल में है, उसको फांसी लटकाएं, उसको अपील का हक ना दें, मैं करता हूँ। मैंने कहा माहम की इज़्ज़त लुट गई, उसको जेल में ना रखे, उसके कातिल को फांसी, मैं करता हूँ। मैं कब तक बच्चियों की इज़्ज़तें लुटता अपने हल्के में देखता रहूँगा? कब तक?
मैं कब तक जो बुनेर के पठान आए हुए हैं उनके पास जाकर दादरसी करता रहूँगा? क्यों नहीं लटकाते हम फांसी पर? ये नामर्द बनाने का ये कौन सा फार्मूला है जब तक तैयार नहीं हुआ है? सीधा सीधा केस है, उठा के फांसी पर लटकाए, क्यों नहीं करते? क्यों यहाँ करप्ट लोगों को नहीं पकड़ रहे? क्यों करप्ट लोग, शौकत तरीन क्यों बैठा हुआ है पेंडोरा बॉक्स के बाद? क्यों बैठा हुआ है? क्यों है फैसल वाडा? पेंडोरा बॉक्स में नाम आया है ना, क्यों हम नवाज शरीफ के लिए कहते थे निकालो नवाज शरीफ को बाहर, कि नाम आया पनामा में? तो जिनके नाम आए उनको हटाएं, उनको बाहर करें। जी। करप्ट लोग क्यों हैं? किस लिए करप्ट लोग? करप्ट लोगों को वोट नहीं दिया पीटीआई के लोगों ने। पीटीआई के वोटर ने वोट दिया है उस शख्स को कि जो करप्शन के खिलाफ है, जिसका नाम इमरान खान है। मुझे फख्र है आज भी कि इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनको तो बाहर निकाले ना। निकाला जब आपने जहांगीर तरीन को, तो निकाले इनको भी, शौकत तरीन को। अच्छा डॉक्टर साहब, नाम आ जाना तो काफी नहीं है ना? तो नाम तो फिर नवाज शरीफ का आना भी काफी नहीं था ना। नवाज शरीफ तो आया नहीं था, उनके बच्चों के नाम आए तो उन पर कशीदा इतना क्यों पड़ा गया था? क्यों पड़ा गया था फिर इतना? क्यों? किस लिए? इसलिए कि आप लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ, इसलिए कि आप थे करप्शन के खिलाफ। तहकीकात का हुक्म दे देना, TORs बना देना, ये काफी नहीं है? तहकीकात का हुक्म कमेटी, वो सही कह रहे हैं वो अशतर साहब, तहकीकात का हुक्म है कि बंद करो। किस बात की तहकीकात का हुक्म? बाहर निकालो तहकीकात, उस जब तक के आप साबित ना हो जाए क्लीन है, आप हट जाए आप। यही उसूल था, ये उसूल खान साहब हो चुका है ना, कि आप अपने आप को क्लियर साबित करें, आप हट जाएं। आपको हटाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? और फिर आप आमिर लियाकत के साथ वो कुछ कर रहे हैं कि जो आमिर लियाकत अभी भी अपनी मोहब्बत में पाकिस्तान की नहीं बात बयान कर रहा, आप वो कर रहे हैं कि जो उसको मजबूर कर रहा है कि आप धक्का दे रहे हैं, दीवार से लगा रहे हैं आप उसे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप ढके छुपे लफ्जों में एटलीस्ट बता नहीं सकता। मैंने किसी से वादा किया, नहीं बता सकता। अच्छा, ये जो ग्रुपिंग हो रही है पीटीआई के अंदर, ये मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो आप इमरान इस्माइल का अलग ग्रुप है, अली ज़ैदी का अलग ग्रुप है, फैसल वाडा का अलग ग्रुप है, और लोगों का अलग। परवेज खटक साहब का भी? परवेज खटक साहब को ब्लड ग्रुप की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ये किस मुतालिक है? थोड़ा सा हिंट दे सकेंगे? जो आपकी नाराजगी हुई है या जो ऐसी बात है जो पाकिस्तान दहल के रह जाएगा, उसकी कुछ कोई ऐसी ढके छुपे लफ्जों में आप बता सकें, या किस मुतालिक है ये तो बता सकते हैं? बस ये कि यूँ समझ लें कि नहीं, ढके छुपे लफ्जों में भी नहीं कह सकता। जब तक नाराजगी का बताएंगे नहीं, मदावा कैसे होगा? नहीं, मैंने मदावा कराने नहीं, मदावा कर देखें, मेरा रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान के सामने, सबके सामने। मैं जो कुछ मैंने किया वो दुनिया जानती है। मैंने इस मुल्क में कई बच्चों के दिलों के सुराख बंद कराए, मैंने कई घरों में राशन तकसीम किया है। मैं एक सच्चा और अच्छा पाकिस्तानी हूँ। मेरे माँ बाप एक सच्चे अच्छे पाकिस्तानी थे। मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने अपना घर बेच डाला अपने बच्चों की फीस के लिए, लेकिन मैंने हाथ नहीं फैलाया। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। पाकिस्तान का मैं सबसे बड़ा एंकर हूँ और मेरे पास नौकरी नहीं थी। किसकी मोहब्बत में? इमरान खान की मोहब्बत में, क्योंकि मीडिया खिलाफ है। मीडिया खिलाफ है, कोई मुझे नौकरी नहीं देता, इसे कि इमरान खान की पार्टी का है। मैंने इसको भी कभी जिक्र नहीं किया। मुझे पीटीवी न्यूज़ पर रमज़ान करना पड़ा, मैंने कभी इसका जिक्र किसी से नहीं किया, और उसके मैंने पैसे भी नहीं लिए। पैसे लेता ही हूँ मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के, मैंने पैसे नहीं लिए। अब लेने शुरू किया कि भाई जाहिर है कि मैं अपना घर बसर भी चलाना है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं, मेरे पास जायदादें नहीं है। जो कहते हैं आमिर लियाकत के बड़े करप्शन है, घर है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना। मेरी मैं मरियम की तरह नहीं बोला, लेकिन बता रहा हूँ आपको, ना मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है ना पाकिस्तान से बाहर। जो है प्रॉपर्टी, मेरा एक घर था क्लिफ्टन में, वो मैंने बुशरा के नाम कर दिया। एक मेरा घर है डिफेंस में, जो बच्चों के नाम मुझे करना है, इस वक्त मेरे नाम है। और एक खुदादात कॉलोनी में मेरा आबाई घर है मेरे माँ बाप का, जहाँ पर मैं रहता हूँ। एक तारिक रोड पर मैंने घर लिया था, जिस पर रखकर मुझे 2 करोड़ रुपये खर्चा चाहिए था, वो मैंने बेच दिया बच्चों की फीस के लिए। तो अब आप मुझको ये बताइए कि मेरे पास क्या है? मैंने तो नहीं कमाया यहाँ से, मैंने तो इलेक्शन जीत के पैसे नहीं कमाए, और उन्होंने तो बड़े कमाए, और तो बहुत कुछ किया है। डॉक्टर साहब, गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब ये आपको उस वक्त इस पार्टी में लेकर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आए, तो उनके आने से क्या होता है? जब लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे अपनी जगह पर। इमरान खान ने मुझे कबूल किया था, लेकिन इमरान इस्माइल के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक था। आज आप उनकी मुखालफत में बात कर रहे हैं। था कभी था, तो इमरान इस्माइल को लेकर आए, तो इमरान इस्माइल था क्यों? इमरान इस्माइल, देखिए बात सुनिए, अगर हज़रत अमर बिन उल-आस और खालिद बिन वलीद दोनों मदीने पहुँचते हैं और उनको मदीने पहुँचने के लिए तरगीब देते हैं हज़रत साद बिन उबादा, तो इसका मतलब ये है कि साद बिन उबादा के ख़िलाफ़ वो कुछ अरसे बाद हो गए हैं, तो वो साद बिन उबादा गलत थे। ये बात नहीं होती। बात ये कि अगर तरगीब दी है, अगर कोई लेकर आए, तो उनका घर था, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सीधी सी बात है, और क्या। लेकिन था तो इमरान खान के साथ था, कैसे हो गया ये रिश्ता? था कैसे हो गया भाई? देखें, किसी ने पूछा था, हम रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तुम रो रहे हो। ग्रामर क्या है इसकी? कि कौन सा ज़माना है?
तो मैंने कहा था नवाज शरीफ का ज़माना है। अभी अगर आप मुझे पूछेंगे कि था क्यों है, तो वो जो था वो अब था है, जो है वो है, और वो है का मतलब है इस्तीफ़ा है और कुछ नहीं है। तो आपने इस्तीफा दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि वजीर आजम भी अगर रब्ता करते हैं। मैंने कहा वजीर आजम से बड़ी बात की है मैंने। हाँ। मैं वजीर आजम से ज़्यादा इज्जत करता हूँ बुशरा भाभी की। तो फिर कराची की आवाज़ कौन बनेगा डॉक्टर साहब? देखें, कराची की आवाज़ मैं कभी हमेशा था और मैं हमेशा रहूँगा। ये मेरा शहर है, ये इस शहर की आवाज़ में रहूँगा। इसकी ज़रूरी नहीं है कि मैं PTI में शामिल रहूँ। मैं ये ब्रेकिंग चला दूँ अगर आप कहें तो। आमिर लियाकत हुसैन 2023 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे अगर इलेक्शन होंगे तो। बड़ी बात कर रहे हैं जी, अगर इलेक्शन होंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत हुसैन साथ मौजूद थे। न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है कौमी असम्बली की रुकनीत से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी जमात थी, इमरान खान से आज भी मोहब्बत है, लेकिन तहरीक इंसाफ वो छोड़ चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू है, पड़ोस में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आम माफ़ी देने और उनसे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ारत दाखिला का मुज़ाकरात से मुताल्लिक मामले में कोई किरदार नहीं है। अगर अफगान तालिबान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो उनके नोटिस में नहीं है। सुनिए ज़रा। अभी तो शुरू नहीं हुए, मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो अभी इसमें कोई रोल नहीं है। अगर तालिबान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मेरे नोटिस में नहीं है। और ऑफ कोर्स मैं अखबार पढ़ता हूँ और इसके बारे में क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ फाइनल नहीं है। वज़ीर आज़म ने TRT को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला को इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही तो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से मुज़ाकरात कर कौन रहा है? इस बात का शायद बेहतर जवाब हुमा बकाई साहिबा मुझे दे सकती हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी हुमा साहिबा। अगर वज़ीर दाखिला को नहीं पता तो फिर कर कौन रहा है? तालिबान की मदद से मुज़ाकरात कर कौन रहा है? हुकूमत को मालूम नहीं है? किरण, देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि एक स्टेटमेंट शेख रशीद ने दिया और उससे पहले शहरी रहमान साहिबा ने भी बहुत खुलकर बात की पार्लियामेंट में। जी। तो जो हुकूमती स्ट्रैटेजिक कन्फ्यूजन है और जो एक गलत तरीक़ा कार है चीज़ों को सामने लाने का, वो अपनी जगह। यानी कि आप किसी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, आप किसी इंटरव्यू में फॉरेन पॉलिसी थ्रस्ट इतना मेजर जो है उसके हवाले से बात नहीं करते, स्पेशली उस वक्त जब आपकी अपनी ही हुकूमत में कंसेंसस बिल्डिंग ना हुई भी हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हम क्या जिनाइसिस समझते हैं, क्या हमें अंदाज़ा है, क्या हमें इस पूरी सूरत हाल की बारीकी का अंदाज़ा है जो हम करने जा रहे हैं। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त सख्त तरीन मुश्किल में है और उन पे दबाव है पाकिस्तान की तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से, और इस वक्त वो अपने लिए सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस ढूंढ रहे हैं। सही जी, बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस चाह रहे हैं ताकि उनको वक्त मिल जाए। उन्होंने अपने आप को रीडिजाइन किया है, जो वो पिछले 2 सालों से कर रहे थे, कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं जाने चाहते, वो एक एथनो नेशनलिस्टिक ग्रुप के तौर पे जाना चाहते हैं। उनका थ्रस्ट वही है, आइडियोलॉजिकल ट्राइबल वैल्यूज को आगे बढ़ाना, और उसके साथ साथ जो फाटा का रीजन है उसमें वो कदम जमाना चाहते हैं। इस वक्त उन पे इसलिए बहुत शदीद प्रेशर है कि पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान से, अगर आपको शुरू में याद हो तो कह रहा था कि तहरीक तालिबान की जो स्ट्रैटेजिक स्पेस है उसको वो अफगानिस्तान में ख़त्म करें। अगर उनके लिए वो स्पेस वहाँ ख़त्म होती है तो लिटरली इस वक्त उनके पास सर्वाइवल क्राइसिस है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात किरण भी ये है, जो मेरे ख्याल है कि हमारे हुकूमती इदारे हमसे बेहतर तौर समझते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है इस ग्रुप के साथ। आप में से कितने लोगों को स्वाद बिल्कुल भूल गया, या उस बच्ची की तस्वीर भूल गई जिसकी पब्लिक फ्लॉगिंग हो रही थी। और आप बताइए कि जो वायलेंस को अलाइव रखना उनकी स्ट्रैटेजी है,
अगर वो ग्रुप 20 दिन के लिए कह रहा है कि मैं वायलेंस नहीं करूंगा, आप मुझे बताइए कि हुकूमत के पास क्या हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, क्या होमवर्क है कि वो इस बात पर बिलीव करें और इन्हें जरा सी भी स्पेस दें। आप सिर्फ उनके साथ बातचीत कर कर उन पर प्रेशर कम कर रहे हैं। तहरीक तालिबान उनको एज ए लेवरेज यूज करेंगे और वो फिर पलटकर आपके ट्राइबल और पेरिफेरल एरियाज में, बिलखुसूस फाटा के एरियाज में आप ये मुश्किल क्रिएट करेंगे अगर इन बारीकियों को समझे बगैर। हुकूमत के पास क्या श्योरिटी है कि अब आगे जो तालिबान का बैकग्राउंड रहा है वो आगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, उमर शरीफ की बात करूँगी। उमर शरीफ के नाम के साथ आके या पीछे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उमर शरीफ नाम ही काफ़ी है। अब वो हमारे दरमियान नहीं है। हुकूमत सिंध ने शहीद मिल्लत अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। जज़्ज़े खाकी मंगल या बुध तक पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। अहले खाना की दरख्वास्त पर नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पढ़ाएंगे और तदफीन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में होगी। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में अल्लामा शाह अहमद नूरानी समेत कई मारूफ शख्सियात मदफन हैं। मैं ख़ुद वहाँ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कौन सी जगह मुतयन की गई है उमर शरीफ साहब को दफन करने के लिए। उसके बाद उनकी फैमिली साथ मौजूद होगी, उनसे बात करेंगे। इस मकाम पर मैं खड़ी हुई हूँ नाज़रीन, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के अहाते के अंदर। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को पहले देख लीजिए। ये कंपाउंड कहलाता है शेख लियाकत कंपाउंड कहलाता है। आमिर लियाकत के वालिद मोहतरम यहाँ पर मदफन हैं। इसके साथ साथ खुर्शीद भाई मरहूम नाथ खां वो यहाँ पर मदफन है। और अब जो उमर शरीफ के लिए जगह रखी गई है, मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका मकाम, उनका जो मदफन है, जो आखिरी आराम गाह है, वो ये मकाम है। कल दोपहर या कल शाम तक यहाँ पर कब्र तैयार हो जाएगी एंड देन उसके बाद शायद फिर इसको मज़ीद कवर किया जाएगा, क्योंकि ये इहाते के कंपाउंड के बाहर का हिस्सा है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में तदफीन की आखिरी ख्वाहिश उमर शरीफ भाई की, उनकी ख्वाहिश के उनका आखिरी मदफन, उनकी आखिरी आरामगाह बाबा साहब के अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में हो। तो ये देखिए क्या खूबसूरत आखिरी आरामगाह उमर शरीफ ने पाई है। ये सामने अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक, ये सामने ये ऊपर मज़ार का अहाता है जहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है और वहाँ से ये सीधा उतरते हुए रास्ता आता है और ये बिल्कुल अहाता बिल्कुल नीचे कदमों में यहाँ पर उमर शरीफ के लिए जगह मुख्तस की गई है। मज़ारों से बड़ी रग़बत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, यहाँ पर आके बैठा करते थे। सूफियाना ख़यालात के, सूफ़ी जहन के इंसान थे। मज़ार शरीफ आया करते थे, जहाँ बैठा करते थे, जिन मजावरों के साथ बैठा करते थे। आइए वहाँ लेकर चलती हूँ। और ये अहाता जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ, ये बीबी रशीदा अलमारूफ दादी हुजूर, ये वो अहाता है जहाँ पर उमर भाई बैठा करते थे। उमर भाई की बड़ी खूबसूरत यकीनन यादें यहाँ पर होंगी। जो इस अहाते का खिदमतगार है या जो मजावर है, उनसे बात कर। यहाँ पर ऐसी बात करते थे, दादी अम्मा के साथ करते थे जी। करते थे, सब खुश हो जाते थे जी, सब खुश हो जाते। सबको खुश करने वाला मज़ार पे यहाँ पर एक अदब, एक तक़द्दुस होता है, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं इनकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। लेकिन एक ऐसा अपने आप में वली बंदा कि वो जब यहाँ पर आए
तो कोई ऐसी बात कर जाए कि लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेर दे। अब सिर्फ़ और सिर्फ यादें ही रहेंगी या फिर उमर भाई की वो बातें ही याद आती रहेंगी जो वो किया करते थे, जो शगुफ़े वो छोड़ा करते थे और लोगों के चेहरों पर स्माइल आ जाया करती थी। लेकिन अब उनकी याद के साथ साथ आंखों में आंसू आ जाया करेंगे। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शकील सिद्दीकी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं इस वक्त में सबसे पहले आपसे ताज़ियत करती हूँ जवाद। उमर शरीफ साहब का जज़्ज़े खाकी कब तक लाया जा रहा है? उनकी अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ के ताल्लुक़ के हवाले से भी ज़रा बताइएगा, मज़ार के साथ। मैं अब्बू की तो बहुत गहरी उनसियत और बहुत गहरा ताल्लुक़ तमाम अंबिया इकराम, तमाम बुज़ुर्गान दीन से था। और अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के साथ तो ख़ास था कि अब्बू बहुत वहाँ जाया करते थे और बहुत करते थे, वहाँ पे बहुत खाना तकसीम करते थे, दुआ करते थे और अक्सर मुझे कहा करते थे कि मुझे यहाँ पर ही लेकर आना। और मैं फिर कहता था अब्बू आप ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि नहीं, मुझे यहीं पर ही आना है, यहीं लेकर आना तुम्हें, मैं वसीयत कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने सबको बताना है। बहुत पहले से वो ये बात मुझसे करते थे। तो ये जब मैंने रिक्वेस्ट की सिंध गवर्नमेंट से तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने फ़ौरन इसको एक्सेप्ट किया और इस चीज़ को अरेंजमेंट में हमारा बड़ा साथ दिया। मैं जज़्ज़े खाकी कब तक आ रहा है जवाद? जी, जज़्ज़े खाकी उनका जो है जी वो वेडनेसडे मॉर्निंग को आ रहा है और जो उनका नमाज जनाजा है वो उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन ब्लॉक 2 नियर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वहाँ पर होगा 3 बजे दोपहर को। और उसके बाद हम अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाएंगे तदफीन के लिए। जी, मैं जो जगह मुख्तस की गई है वो जगह भी मैंने अभी नाज़रीन को दिखाई है। शकील भाई, बिलाशुबा पाकिस्तान में स्टेज ड्रामों की तारीख़ उमर शरीफ के बगैर अधूरी रहेगी। उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ में वो 400 से ज़्यादा बहरूपों में नज़र आए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। उमर शरीफ के पास ऐसा क्या फ़न था कि कोई दूर दूर तक उनका मुकाबिल ही नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि आदल आफ्टर उमर शरीफ का लबो लहजा हुआ करता था। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम और आपके सुनने वालों को भी। उमर भाई का मुकाबला उमर भाई से ही था सिर्फ, और किसी से मुकाबला नहीं था। उमर शरीफ साहब जो है ना वो एक सदी का नाम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लिखा हुआ बोलते हैं, लेकिन उमर भाई जब बोलते थे लोग लिख लेते थे। वो उनके अल्लाह ताला ने खुद उनसे पूछे तो कहते थे मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आता है। वो कहते हैं ना क्या आमद होती है, हम लोगों को भी होती है, आमद होती है, लेकिन उनको जो आमद होती थी ना वो 1 सेकंड के अंदर कई लाइनें उनके दिमाग में आ जाती थी। तो वो उनका कोई सानी नहीं था। मतलब है कि समझ लें कॉमेडी का बाप ख़त्म हो गया, कॉमेडी का बाप भी ख़त्म हो गया, कॉमेडी का बाप भी ख़त्म हो गया। मतलब शकील भाई, कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जब पहली बार उमर शरीफ ड्रामे के साथ मीडिया इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बात की थी और जहाँ वो जाते थे जब वो बात करते थे वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करते थे, पाकिस्तान के लिए सोचते थे। उमर शरीफ एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। बिल्कुल, वो पाकिस्तान उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। वो एक मुकम्मल पाकिस्तान थे उमर शरीफ साहब। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जहाँ गए पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तानियत की बात की। उनकी ख्वाहिश होती थी कि भाई मैं वो दिन देखूं कि सब मिल के रहें और सब मिलजुल के काम करें, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान में रहें। पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी हैं, कोई ज़ुबानों पे ना लड़े, कोई मज़हब पे ना लड़े, कोई मतलब फ़िरके पे ना लड़े। वो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। जवाद, अब यकीनन एक बेटे से ये सवाल पूछना समझ नहीं आता कि क्या पूछा जाए। एक ऐसी शख्सियत जिसको सारी दुनिया ही याद रखेगी, उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी बात आपके वालिद की जो आप चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते, जो आपसे इजहार करते हो या सिर्फ आपके लिए हो? बड़ा वो मुझसे तो मैं तो इश्क करता हूँ अपने वालिद साहब से, वालिदैन से, और लोग प्यार करते हैं। मैं तो उनका बेटा भी हूँ, उनका फ़ैन भी हूँ सबसे बड़ा। मैंने अब्बू के साथ ट्रैवल किया, पूरी दुनिया ट्रैवल की है, हर जगह पे गया हूँ। उनको बहुत उन्होंने मुझे सिखाया है ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मैंने उनसे लोगों की मदद करना सीखी है कि लोगों की मदद कितनी करनी चाहिए। उन्होंने इतनी NGOs के लिए काम किया है, इतने लोगों के लिए काम किया है। जो वो हॉस्पिटल बना रहे थे, उनका ख्वाब था कि वो हॉस्पिटल कंप्लीट, और इंशाल्लाह वो मैं करूँगा कंप्लीट इंशाल्लाह। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनका हॉस्पिटल जो वो बना रहे हैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें तो वो बिखेरते ही थे, लेकिन लोगों की वो मदद भी बहुत करते थे, हर तरह से लोगों के काम आते थे। उन्होंने हमें जब भी घर में बैठे होते थे, कभी कोई फिल्मों पे बात नहीं होती थी, हमारे घर में हमेशा ज़िक्र इलाही ही हुआ है।
जिक्र ही हुआ है, खुदा का जिक्र हुआ है, अंबियाज़ का जिक्र हुआ है, मुझे हिफ्ज़ है उनकी गुफ्तगू मेरे अंदर फीड हुई हुई है, जो उन्होंने उनको याद था, वो आशिक थे वो इस्लामिक हिस्ट्री के। बहुत शुक्रिया आपका जवाब। सिद्दीकी साहब आपका बेहद शुक्रिया, एक बार फिर दुआ उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।